डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी जाने माने वरिष्ठ व्यंग्य कवि हैं और लगभग 5 दहाइयों से मंचों से अपनी व्यंग्य कविताओं के माध्यम से अपना अलग मुकाम बनाए हुए हैं। इतनी प्रसिद्धि और यश पाने के बाद उम्र की 7वीं दहाई पूरी करते किसी कवि को और क्या चाहिए, मगर जिसके मन में हर दिन नया कुछ करने, नया कुछ जानने की लालसा हो, जिज्ञासा हो, नएपन को छूने, कुछ नया स्वीकार करने, नया ईजाद करने, अपने आप को रद्द करते हुए अपना पुनर्निर्माण करने की ख्वाहिश हो, वो सब कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। यही बेचैनी उसे ठहरने, बैठने और सुस्ताने नहीं देती। यही सबब है कि व्यंग्य की इतनी लंबी, सुखद और फलदायी यात्रा के बाद उन्होंने अचानक गीत पथ की ओर मुड़ना स्वीकार किया। मैं समझता हूँ कि यह अनायास ही हुआ होगा, क्योंकि जहाँ तक पिछले 20 वर्षों से मैंने डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी को जाना और समझा है, वह कुछ भी सोच समझकर नहीं करते। उनका हर निर्णय त्वरित और बिना किसी लाग लपेट के होता है, जैसे उनकी व्यंग्य की कविताएं होती हैं। वह सीधी बात करते हैं, उन्हें अपने पाठक तक अपनी चिट्ठियों को भेजने के लिए सीलबंद लिफाफों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपने पाठक और श्रोता से सीधा संवाद करते हैं, उसे अपनी व्यंग्य यात्रा में शामिल करते हैं और हाथों हाथ उससे प्रतिक्रिया भी वसूल करते हैं। ऐसा मुखर व्यक्तित्व, ऐसा मुखर लिखने वाला व्यंग्यकार गीत में भला क्या करेगा, क्योंकि गीत तो अमूमन जिंदगी को मधुर मधुर गुनगुनाता है। गीत जिंदगी की सच्चाइयों, कड़वाहटों और महरूमियों को उतनी मुखरता से प्रस्तुत नहीं कर सकता जितना व्यंग्य कर सकता है। तो अचानक एक व्यंग्य कवि का एक गीतकार के रास्ते पर चल पड़ने का कारण क्या है? मैंने शुरू में अर्ज किया कि हर दिन नया कुछ न कुछ खोजने, अपने आप को रद्द करके दोबारा बनाने की जिज्ञासा ने ही आयु और साहित्यिक यात्रा के इस पड़ाव पर मक्खन जी से काम करवा लिया है, और इस तरह करवाया है कि 2-3 वर्षों में ही उनके गीतों का संकलन, गीतों के भी घर होते हैं, हम सबके सामने है। मुझे खुशी है कि उनके गीत सबसे पहले किसी पटल पर रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मैंने ही सबसे पहले उनके 10 गीत अपने व्हाट्सएप ग्रुप मुरादाबाद लिटरेरी क्लब के पटल पर रखे, और वह पटल ऐसा है कि जहाँ झूठी वाह वाह नहीं होती, बल्कि साहित्य की परख होती है, समीक्षा होती है और आलोचना भी होती है। मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि उनके गीतों को हाथों हाथ लिया गया, और आश्चर्य भी किया गया कि इस रंग के गीत एक व्यंग्यकार जो छंद में बहुत कम लिखता हो, कैसे लिख सकता है। छंद की बेड़ियाँ उन्होंने क्यों कर पहन ली? इसका जवाब मेरे पास है। मेरा ये मानना है कि हर साहित्यकार अपनी साहित्यिक यात्रा के आरंभ में साहित्य की हर विधा में कुछ न कुछ रचने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे समय गुजरने पर किसी एक विधा में उसे अपने एहसासात और जज्बात को लफ्ज़ देने में आसानी महसूस होती जाती है, और वह धीरे धीरे उस विधा में निपुण होने लगता है। बाकी दूसरी विधाएं जिसमें वो कोशिश करता आया है पीछे छूट जाती हैं, और एक ही विधा में वो धीरे धीरे पारंगत होता जाता है, और उसी में उसकी साहित्यिक यात्रा चलती रहती है। फिर इस यात्रा के किसी मोड़ पर जब वह पलटकर अपनी दूसरी कोशिशों को देखता है और उन्हें वापस जिंदा करने की कभी न कभी कोशिश करता है, अक्सर ये कोशिश नाकाम होती है। मगर डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी जैसा खोजने और परेशान रहने वाला साहित्यकार इस कोशिश में कामयाब हो जाता है। यही वजह है कि उनकी साहित्यिक यात्रा के शुरू में जो उनका गीतकार था, वह 3-4 दहाइयों के लिए खामोश हो गया था, अपने व्यंग्यकार की सफलताओं को मुस्कुरा कर देख रहा था और ख़ुद के पुकारे जाने का इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका व्यंग्यकार अपने दिल के किसी कोने में रखे हुए अपने गीतकार को आवाज़ देता है। मक्खन जी ने पूरे मनोयोग से अपने गीतकार को पुकार लिया है। डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी आम जिंदगी में जितना मुखर हैं और बिना चाशनी लपेटे जिस तरह सच बोलते हैं, वह हमें उनके व्यंग्यकार में भी दिखाई देता है, और वही सब कुछ उनके गीतों में भी दिखाई दिया है। मगर इन गीतों में कमी क्या है? कमी यह है कि गीत गाने के लिए नहीं है, यानी इन गीतों को गाया नहीं जा सकता। यह गीत इतने खुरदुरे हैं कि इन्हें सिर्फ पढ़ा और सुनाया जा सकता है, मगर यही इनकी खूबी भी है, क्योंकि गाने लायक बनाने के लिए इनके गीतकार ने उन अल्फाज का चयन नहीं किया जो वह नहीं करना चाहता था। इन गीतों में वही अल्फाज इनके गीतकार ने लिए हैं जो इन गीतों की मांग थी। ये गीत जिंदगी और समाज की कड़वी सच्चाइयों को सिर्फ दिखा नहीं रहे, बल्कि ज़िंदगी की आंख में आंख डालकर उससे सवाल कर रहे हैं
कि सभी के साथ तूने एक जैसा बर्ताव क्यों नहीं किया, तूने सभी को एक जैसे अवसर प्रदान क्यों नहीं किए, तूने सभी के साथ आसानियाँ क्यों नहीं की, तूने ज़्यादातर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की। क्या गीत इस तरह कड़वाहटों को बयान करने का ज़रिया भी हो सकता है? इस हैरान करने वाले सवाल का जवाब डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी के ये गीत खुद हैं। ये गीत वास्तव में व्यंग्य की छंदयुक्त कविताएं हैं, लेकिन इनका व्यंग्य तलवार की एक धार की तरह आपको एक ही बार में काटता नहीं है, बल्कि बारीक बारीक आलपिनों की तरह आपके शरीर को बार बार भेदता है और मीठा मीठा दर्द और चुभन दे जाता है। ये दर्द सोचने पर भी मजबूर करता है कि ज़िंदगी को बिना चश्मे नंगी आंख से देखने पर उसकी सच्चाइयाँ कैसी दिखाई देती हैं। इन गीतों में एक अनोखी चीज़ भी है, इन गीतों में आज्ञा का भाव है, यानी इन गीतों का गीतकार अपने पाठक, अपने श्रोता को वह सब करने का हुक्म दे रहा है जो वह खुद करना चाहता है। इनका गीतकार एकला चलो की नीति का पालन नहीं करता, वह खुद जागा हुआ है और अपने पाठक को जगा रहा है। सिर्फ जगा नहीं रहा, बल्कि अपने साथ चलने और समय को बदलने का आह्वान कर रहा है। यहाँ वह अपील नहीं कर रहा, बल्कि हुक्म दे रहा है। ये हुक्म देने की हिम्मत कहाँ से आई? ये निडरता जो कुछ हो रहा है और दिख रहा है उसे ऐसे ही बर्दाश्त न करने और बदलने की नीयत से पैदा होती है। इन गीतों की भाषा सामने से साहित्यिक भाषा नहीं लगती। इन गीतों में आम बोलचाल की भाषा, अपने गांव की भाषा में गीतकार ने अपने आप को व्यक्त किया है। यह जनमानस की भाषा है, यह हमारे ग्रामीणों की, हमारे देहातों की बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा का निसंकोच प्रवाह इन गीतों में हुआ है और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब ये मानने वालों की कमी न हो कि बिना साहित्यिक भाषा के अच्छा साहित्य रचा ही नहीं जा सकता, ऐसे में आम बोलचाल वाली और बचपन में सुनी हुई भाषा को इस आत्मसम्मान के साथ व्यक्त करना, इस्तेमाल करना वास्तव में सराहनीय है। इन गीतों में जो प्रवाह है और शब्दों के बीच के खालीपन को जिस तरह गूंथा गया है वह प्रशंसनीय है। इस निपुणता का कारण सिर्फ ये है कि गीतकार के पास शब्दों का विपुल भंडार है और शब्दों को जोड़ने की कला में ये गीतकार पूरी तरह माहिर है। यह निपुणता एक दो दहाइयों में नहीं, बल्कि कई दहाइयाँ शब्दों के साथ रहने, उनके साथ जीने, उन्हें महसूस करने और उनके बाद किसी साहित्यकार को ही हासिल हो पाती है। शब्दों का बहना जरा इस बंद में देखिए। ड्योड़ी ड्योड़ी यौवन आहट, जात उमंगित न्यारी न्यारी, हाव भाव में भरी चुलबुली, मिसर उठी पतियाती क्यारी, सूंघ महकते संवादों को साँट दिए ऋतुओं ने मौसम। कड़वी सच्चाइयों से भरे हुए इस गीत संग्रह में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गीत ऐसा नहीं है कि जिसके मन में भीतर छुपे हुए प्रेम भाव को व्यक्त नहीं किया गया हो। उदाहरण के लिए संग्रह में एक गीत है, मन से मन को छूना। ये गीत मन की परतों को गरमा भी जाता है और सहला भी जाता है। इसका एक बंद देखिए। भीतर भीतर बजती रहती कोई पायल मुझ में, प्रेम परिंदा घर कर बैठा होकर घायल मुझ में, परस भाव से अपने पन से पन को छूना। इशारों में बात करना और उसके विभिन्न अर्थों को निकालना साहित्यकार का एक प्रमुख काम है। मैंने इस लेख में यह अर्ज किया कि डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी सीधी और सधी हुई बात करते हैं, लेकिन कई जगह उन्होंने इशारों से ऐसा काम लिया है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये बातें ऐसी परतों में लिपटी हुई हैं जिसे देखकर पता चलता है कि गीतकार ने किस तरह बात को कहने का हुनर पैदा किया। देखिए, जहाँ जहाँ भी गई झूल ने, मन मानी थी झूलों की, कर बैठे हड़ताल तितलियाँ, सुनी नहीं फिर फूलों की। ऐसे कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं, मगर यहाँ सिर्फ ये बताना भर है कि इस गीत संग्रह में क्या क्या कुछ है। इस गीत संग्रह ने डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक और तमगा लगा दिया है, जिससे उनका कद और बढ़ गया है। ये गीत संग्रह पढ़ा जाएगा और याद भी रखा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी जी को इस नई यात्रा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी बहुत कुछ है जिसे आना बाकी है। शुक्रिया।